नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में हुआ 2 दिवसीय भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन का विषय है मत्स्य और जल संपदा का महत्व। लाभदायक चर्चाओं, बाजार की जानकारियों और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लाना है उद्देश्य। देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं लोग। सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने में 100% पहुंचाना है सरकार की इस व्यापक पहुंच वाली पहल का उद्देश्य। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाने पर लगा जुर्माना कितने किसानों ने अब तक करवाया है जमा। अगली तारीख में दे ब्यौरा और 5 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद में 2 दिवसीय भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन हो गया। सम्मेलन का विषय है मत्स्य और जल संपदा का महत्व। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य लाभदायक चर्चाओं, बाजार की जानकारियों और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लाना है। सम्मेलन में 5000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक के हिस्से के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। और इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र की 10 परिवर्तनकारी पहलों को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक खास मंडप भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, रूस समेत खाद्य विदेशी मिशनों और खाद्य और कृषि संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, जहां श्रीलंका द्वारा रिहा किए गए तमिलनाडु के 15 मछुआरे मंगलवार सुबह चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र के पास मछली पकड़ने की वजह से श्रीलंकाई पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि पराली जलाने पर राज्य में लगभग 1000 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। और इस पर अदालत ने पंजाब सरकार से कहा है कि अगली सुनवाई में वो कोर्ट को बताएं कि कितने किसानों ने अब तक जुर्माना जमा करवाया है। जस्टिस कौल ने कहा कि क्या ये संभव है कि जो किसान अब भी पराली जला रहे हैं उनसे एमएसपी पर फसल न खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे छोटे किसान पराली से भी कुछ आमदनी हासिल कर सके। अदालत ने कहा कि छोटे किसानों को पराली से निपटने के लिए जरूरी मशीनें राज्य सरकार मुहैया करा सकती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है और कई स्थानों पर मंगलवार सुबह AQI 300 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली समेत एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है और सूचकांक 300 के पार बना हुआ है। और आने वाले दिनों में इससे कोई बड़ी राहत भी नहीं मिलने वाली है क्योंकि मौसम की परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं और इनमें से ज्यादातर दर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ सेल्फी लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेले में मिलेट के भी बहुत से उत्पाद देखे जा सकते हैं, जहां काफी संख्या में स्टार्टअप भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम है। और कैसी धूम है मेले में, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रोजाना काफ़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। जो मेले में दर्शक पहुंच रहे हैं वो जमकर सेल्फी भी ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा सेल्फी ली जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ।
यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मोदी जी के साथ में मैंने फ़ोटो भी यहाँ पे सेल्फी क्लिक की है अपनी। और ज़्यादा मैं कुछ क्या कहूँ इनके लिए, बहुत अच्छे हैं हमारे मोदी जी। ये बार बार चाहूँगी हमारे मोदी जी आगे तक भी, अभी भी हमारे मोदी जी आए आगे। कर्नाटका से आया हूँ, कराटे चैंपियनशिप के लिए आया था और इधर G20 समिट जो हुआ था ना, इसीलिए इधर प्रगति मंदिर को आया आज देखने के लिए और बहुत खुश हुआ मुझे। मोदी जी मेरा इंस्पिरेशन की तरह है, वो उसका थिंकिंग ही तो कंप्लीट डिफरेंट है, वो फ्यूचर के लिए देखते हैं और हमारा भारत तो बहुत ब्राइट होगा इनके गाइडेंस में। मेले में इस बार काफ़ी उत्पाद मिलेट्स के भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं इस मेले के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा B2B और B2C के कस्टमर्स आ रहे हैं जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हम उन्हें सभी चीज़ों को गाइड कर रहे हैं। अभी जैसे मोदी जी का सपना था, जैसे मोदी जी ने दिशा दिखाई हमें मिलेट्स के लिए, तो यहाँ मिलेट्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। और मोदी जी ने जैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं मिलेट्स के लिए, इससे युवा शक्ति और मजबूत हो रही है और युवा शक्ति को नई शक्ति, नई दिशा मिल रही है। और हम इसको हर शॉप पर, हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। काफ़ी संख्या में स्टार्टअप भी यहाँ आए हुए हैं। सोचे कि अपना क्या बिजनेस किया जाए, स्टार्टअप को लेकर ये किए और साड़ी की तरफ हम किए, क्योंकि ट्रैवल साड़ी उस टाइम मार्केट में था नहीं ऑलमोस्ट, और उस चीज़ को हमने पकड़ा और उस ट्रैवल साड़ी में जितना है अपना हाथ का पेंटिंग किए, उसमें अपना टेक्सचर दिए, कि डिज़ाइन दिए। और वो साड़ी अलग अलग थी कि जैसे हमारा समाज में होता क्या है ट्रैवल कल्चर में, जैसे अनमेरिड कपल है वो अलग पहनते हैं, जो मैरिड हैं वो अलग पहनते हैं साड़ी के टाइम, फिर वो अलग पहनते हैं। तो अलग अलग तरह की साड़ी है, अलग अलग तरीके से डिस्प्ले लगा है। यहाँ हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश मिठाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कई नवीनतम तकनीक से भी किसानों को रूबरू कराया जा रहा है। झारखंड के खूंटी में इफ्को की पहल पर इस यात्रा के दौरान ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया, DAP समेत उर्वरक और दवाओं का छिड़काव किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान खूंटी के तुरपा, दियाकेल और बारकुली के पास नवनिर्मित किसान पाठशाला में ड्रोन स्प्रे के माध्यम से टमाटर, मटर और आलू के खेत में नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका का छिड़काव किया गया। इस दौरान पहली बार तोरपा प्रखंड और आसपास के किसानों ने खेतों में ड्रोन स्प्रे का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जगह जगह केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कैंप के माध्यम से लाभुकों को जोड़ा भी जा रहा है। उसी कड़ी में इफ्को की ओर से इस यात्रा के दौरान किसानों को नवीनतम तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है। इफ्को के प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि इस तकनीक के कई फायदे हैं और कम उर्वरक के इस्तेमाल के बावजूद पैदावार अधिक होती है। के बीच में अवेयरनेस जितना आएगा ना, उतनी ज्यादा अच्छी तकनीकी जाएगी किसानों के बीच में, खर्च कम लगेगा और किसान खुद ब खुद अपना खेत को और अच्छा से कर सकेंगे। जो आज कहते हैं ना कि लाभ नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, दिक्कत हो रही है, रोग बहुत ज्यादा हो जा रहा है, पौधा हमारा उत्पादन नहीं दे रहा है, तो इस सारी समस्याओं का ये पैनेसिया है, उसको दूर कर देगा। उन्होंने यह भी बताया कि नैनो यूरिया प्रधानमंत्री के विकसित भारत का सपना है। ड्रोन से छिड़काव करने से पौधे के पत्तों के ऊपरी और निचले हिस्से दोनों में स्प्रे होता है। इससे पौधों को ज्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं और पौधे की ग्रोथ परंपरागत खेती की तुलना में बेहतर होती है। मैनुअल में क्या होता है कि जो हम खाना दे रहे हैं उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, और ये जो हमारा ये डोज है, डोज तो लगभग सेम रहेगा, तो समय ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा लगेगा, और जो स्प्रे होगा वो पत्तियों के ऊपरी भाग में केवल होगा, अपर लिप में। जबकि ड्रोन के द्वारा हम करेंगे, समय कम लगेगा, पानी कम लगेगा, और ये पूरा पत्तियों के दोनों साइड में होगा, तो पत्ती इससे अधिक मात्रा में अवशोषित करेगी, जिससे कि कार्य प्रणाली तेजी से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ग्रोथ पौधों का ज़्यादा होगा। इस स्थिति में पौधे सही समय पे फल फूल देंगे। यात्रा के दौरान तकनीकी समन्वयक रोशन कुमार ने बताया कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से लंबे समय तक फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ तक कि आलू जैसी फसल को भी बगैर कोल्ड स्टोरेज के ही लंबी अवधि तक रखा जा सकता है। खेत में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आलू के खेत में, तो आपकी उपज अपने आप 10% बढ़ जाएगी।
और आपने अगर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इस्तेमाल किया तो 10% और ले लीजिए। तो 20 से 25% आपको उपज में वृद्धि हुई, खाद की कीमत में कम लगा और आपको ये मिट्टी की उर्वरकता बची और साथ में समय भी कम। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण को लेकर सतत प्रयत्नशील है तथा कृषकों को उन्नत तकनीक से लगातार जोड़ा भी जा रहा है। इसकी झलक विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी खूंटी में दिखी। इस दौरान ड्रोन तकनीक से सभी किसान प्रभावित भी दिखे और इसके इस्तेमाल में रुचि भी दिखाई। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सोनभद्र में यात्रा में शामिल हुई। वहीं कन्नौज जिले के मोचीपुर गांव में विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा सोनभद्र जिले के जुंगेल गांव में पहुंची। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बिना जन भागीदारी के हम किसी भी लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करा सकते। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जब हम अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे तब हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। यात्रा के माध्यम से इस जनजाति बाहुल्य जनपद में हमारा उद्देश्य है कि सरकारी जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उनका लास्ट माइल सैचुरेशन हम प्राप्त करें। इसके लिए आईईसी वैन के माध्यम से तमाम योजनाओं के विषय में आम जनमानस जो यहाँ पर उपस्थित है उन्हें योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जो भी हमारे पात्र लाभार्थी अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं वो उसकी जानकारी प्राप्त करके यहाँ प्रशासनिक तंत्र पूरा उनके सहयोग के लिए तत्पर है। उसके माध्यम से उस योजनाओं से लाभान्वित हों और किसी भी योजना का जो 100% उसके सैचुरेशन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉलों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के मुख्य अतिथि द्वारा हित पत्र भी प्रदान किया गया। जब आजीविका में हम जुड़े तो हमें सबसे पहले हमारा नाम मिल गया कि लोग हमको पूनम दीदी, पूनम देवी के नाम से जानने लगे। 35 दीदी मिल करके हम लोगों को प्रशिक्षण, सिलाई का प्रशिक्षण, अगरबत्ती बनाने का, मसाला पैकिंग करने का, जगह जगह सभी लोग हैं अलग अलग 35-35 का ग्रुप बना करके हम लोग काम करते हैं। तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। मेरे को कच्चा रूम था तो उसके लिए हमको आवास मिला और आवास के मिलते हुए हमको बहुत चीज़ का लाभ मिला। शौचालय मिला, सूर्य ऊर्जा भी मिल गया बिजली के न रहने पे और उसी में हम प्रकाश में रहते हैं और गैस सिलेंडर भी मिल गया और मेरा राशन कार्ड भी था उससे भी हमको फ़ायदा मिल रहा है बहुत और उसके साथ साथ हमारे पूरे परिवार सुकून से हैं। वहीं कन्नौज जिले के मोचीपुर गांव में विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीण जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं से वंचित रह गए पात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर की गई। विकसित भारत यात्रा संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। विकास खंड सदर कन्नौज में मोचीपुर ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। इसमें सबसे पहले प्रातः विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें गांव में विकसित भारत संबंधी नारे लगाए गए। इसके बाद हम लोगों ने पूरे गांव का भ्रमण करते हुए फिर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी विभागों ने अपने काउंटर लगाए। काउंटर लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनको अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि लोग उससे जुड़ें। हमें सबको दे रहे, पेंशन दे रही और जो कुछ है जो कुछ योजना चल रही है मिल रहा। विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और योजनाओं की जानकारी देना। जो पात्र योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं उन पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन कर उनको योजनाओं का लाभ दिलवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। सोमवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बदायूं मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं मालपुरा और जयपुर मंडी में चने के भाव में नरमी देखने को मिली। साथ ही गाजियाबाद मंडी में स्थिर रहे चने के भाव। बात करें इसकी आवक की तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 18 नवंबर को चने का भाव था 5,765 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 725 रुपए की गिरावट आई और भाव आ गया 5,040 रुपए पर। राज्य की ही मालपुरा मंडी में भी इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 नवंबर को चने का भाव रहा 6,025 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 200 रुपए गिरकर 5,825 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 18 नवंबर को चने का भाव रहा 6,800 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,800 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की बदायूं मंडी में 18 नवंबर को चने का भाव रहा 6,120 रुपए, जो कि 20 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 6,130 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर ही रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 18 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,455 रुपए। 20 दिसंबर को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,405 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 नवंबर को मूंगफली का भाव था 6,205 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 170 रुपए उछलकर 6,375 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 18 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,450 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 1,800 रुपए की भारी गिरावट के बाद 3,650 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहां 18 नवंबर को मूंगफली का भाव था 6,800 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,800 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की महोबा मंडी में 20 नवंबर को मूंगफली का भाव 180 रुपए की मजबूती के साथ 6,200 रुपए से 6,380 रुपए पर पहुंच गया। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में मूंग की कटाई करें, वहीं सरसों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। सरसों के खेत में निराई करें। किसान फूल गोभी की रोपाई कर लें। अरुणाचल के किसान आलू की बुआई करें। अभी मटर की भी बुआई करते रहें। मटर के खेत में नमी बनाए रखें। वहाँ संतरे के बागों में सिंचाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करते रहें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर की भी रोपाई कर लें। अरुणाचल प्रदेश में सोयाबीन की कटाई करें। किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। असम में धान की बुआई करें। किसान आलू की रोपाई करते रहें। आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय मक्के के खेत में गुड़ाई करते रहें। मक्के के खेत से खरपतवार निकालें। यहाँ के किसान गाजर की बुआई करें। वहीं फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। असम में बैगन की रोपाई कर लें। साथ ही ब्रोकली की बुआई करें। यहाँ टमाटर की बुआई भी करते रहें। अभी तिल की बुआई के लिए समय उचित है। तिल के खेत में निराई कर सकते हैं। इसके अलावा लोबिया भी बोएं। लोबिया के खेत में निराई करें। असम में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। किसान मटर की बुआई करते रहें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस उद्देश्य के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित किया है। राजस्थान के बीकानेर में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने रोड शो के मार्ग पर तत्काल सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा दौरे के दौरान पहाड़पुर गांव में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन का दौरा करके 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। सिलकियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के पहले दृश्य सामने आने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। एंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैमरे के जरिए श्रमिकों की तस्वीरें सामने आई हैं। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे क्षमतावान युवा किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने में हैं सक्षम। महान वैज्ञानिक और भारत रत्न सर सीवी रमन की पुण्यतिथि पर मंगलवार को उन्हें याद किया गया। 1954 में सीवी रमन को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। सर सीवी रमन को वर्ष 2030 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
25 तारीख को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। मुंबई में प्रदूषण की स्थिति पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मद्देनजर बीएमसी के द्वारा उठाए गए कदमों का जायजा लिया। मुंबई में वायु गुणवत्ता की गंभीरता को देखते हुए हवा साफ करने के कई उपाय किए जा रहे हैं। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की एक और अड़चन दूर हो गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।